नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं लक्ष्मीकांत शर्मा आज की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज की इस कक्षा में हम अध्ययन करेंगे कक्षा 12 के लिए अनिवार्य हिंदी हेतु निर्धारित पाठ्य पुस्तक वितान भाग 2 से आनंद यादव द्वारा लिखित कहानी जूझ। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। उससे पहले कहानी के विषय में थोड़ी चर्चा कर ली जाए, कहानी के मूल प्रतिपाद्य पर विचार कर लिया जाए कि इस कहानी के माध्यम से लेखक क्या व्यक्त करना चाहता है, क्या संदेश व्यक्त करना चाहता है, इस कहानी को लिखने के पीछे लेखक आनंद यादव का क्या उद्देश्य निहित रहा है। तो शुरू करते हैं आज की अपनी ये कक्षा जूझ शीर्षक से कहानी। आशा है आप पूरे विश्वास और पूरे मनोयोग से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जूझ जो कहानी दी गई है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि जूझ आत्मकथात्मक अंश है, लेखक आनंद यादव की आत्मकथा का एक अंश जो उन्होंने प्रस्तुत कहानी के माध्यम से व्यक्त किया है। इसके यदि मूल प्रतिपाद्य की संवेदना की यदि हम बात करें तो इस आत्मकथांश में एक किशोर युवक के देखे और भोगे गए ग्रामीण जीवन के खुरदरे यथार्थ और उसके रंगारंग परिवेश का अत्यंत विश्वसनीय जीवन चित्रण हुआ है। इसकी मूल संवेदना निम्न मध्यम वर्गीय ग्रामीण समाज और लड़ते जूझते किसान मजदूरों के संघर्षमय जीवन की झांकी प्रस्तुत कर एक किशोर की लालसा एवं आकुलता की मार्मिक अभिव्यंजना है तथा इससे संघर्षशील बने रहने की प्रेरणा देना लेखक का प्रमुख उद्देश्य रहा है। इस आत्मकथात्मक उपन्यास का जितना अंश यहाँ पर दिया गया है वह पूरी तरह से शिक्षाप्रद और सौद्देश्य है, उद्देश्यपूर्ण है। इसके माध्यम से लेखक यह संदेश देना चाहता है कि प्रत्येक बालक को पढ़ाई लिखाई की सुविधा दी जानी चाहिए, साथ ही बच्चों को सारी शरारतें छोड़कर पढ़ाई में मन लगाना चाहिए। विपरीत परिस्थितियों में भी संघर्ष करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, जैसा कि इसका शीर्षक दिया गया है जूझ। तो यहाँ पर हम देखेंगे जूझ कहानी के जो अंश दिया गया है उसका नायक है आनंद यादव। तो उसके जीवन को जुझारू या संघर्षशील यहाँ चित्रित किया गया है। कैसे किया गया है, क्या किया गया है, हम कहानी के दौरान पढ़ेंगे। जैसे छोटी सी आयु में बालक आनंद विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष करता है, अनेक कष्ट सहना और सहकर के भी वो पढ़ाई के प्रति अपनी उत्सुकता बनाए रखता है। किस प्रकार से अपने मराठी शिक्षक के अनुसरण एवं प्रोत्साहन से कविता पाठ करने और तुकबंदी द्वारा कविताएं रचने लगता है। इस तरह निरंतर संघर्ष करते हुए वह आगे बढ़ता है। इससे उसका जुझारूपन सिद्ध होता है, जिसको हम प्रस्तुत कहानी के माध्यम से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं कहानी। तो पाठशाला के लिए मन तड़पता था। बालक आनंद यादव का मन स्कूल में जाने के लिए काफ़ी विचलित रहता, लेकिन दादा के सामने खड़े होकर यह कहने की हिम्मत नहीं होती कि मैं पढ़ने जाऊंगा। डर लगता था कि हड्डी पसली एक कर देगा। हड्डी पसली एक करना मुहावरा है, अर्थात मारपीट करना।
इसलिए मारपीट के भय से बालक आनंद कभी अपने पिता से पढ़ाई के विषय में कभी कोई चर्चा नहीं करता। इसलिए मैं इस ताक में रहता कि कोई दादा को समझा दे। मुझे इसका विश्वास था कि जन्म भर खेत में काम करते रहने पर भी हाथ कुछ नहीं लगेगा। बालक आनंद यादव ये जानते थे कि जीवन भर खेत में काम करने पर भी कुछ हाथ नहीं लगेगा, अर्थात कोई सफलता प्राप्त होने वाली नहीं है। इसका उन्होंने तर्क भी दिया कि जो बाबा के समय था वह दादा के समय नहीं रहा, यानी बाबा यहाँ पर उसके बाप के पिता दादा के लिए आया है और दादा आया है उसके स्वयं के पिता के लिए। तो जो दादाजी के समय था वो उसके पिता के समय नहीं रहा। यह खेती हमें गड्ढे में धकेल रही है। पढ़ जाऊंगा तो नौकरी लग जाएगी, 4 पैसे हाथ में रहेंगे, विठोबा अन्ना की तरह कुछ धंधा कारोबार किया जा सकेगा। अंदर ही अंदर इस तरह के विचार चलते रहते। दिवाली बीत जाने पर महीना भर ईख पेरने का कोल्हू चलाना होता। गन्ने के रस को निकालने का काम चलता। कोल्हू जरा जल्दी शुरू किया, समय से पहले इसको शुरू कर दिया थोड़ा, तो दादा की समझ से ईख की अच्छी खासी कीमत मिल जाती है। यह उसकी समझ कुछ हद तक सही भी थी। अब चारों ओर कोल्हू चलने लगते तो बाजार में गुड़ की बहुतायात हो जाती और भाव नीचे उतर आते। इसलिए समय से पहले वो अपना कोल्हू चालू कर देते ताकि बाजार में गुड़ की उपलब्धता नहीं हो और उचित मूल्य उनको मिल सके। यह समय नंबर और 1 और 2 नंबर का गुड़ बहुत आता और हमारे जैसे खेतों पर ही बनाए गए 3 नंबर गुड़ को कौन पूछता। आजकल आप बाजार में देखते हैं विभिन्न मशीनरियों के द्वारा फिल्टर करके उनको शुद्ध गुड़ के रूप में बेचा जाता है, जिसके उच्च दाम होते हैं। तो खेतों पर बनाए हुए सीधे 3 नंबर के गुड़ का कोई ज़्यादा मूल्य नहीं मिलता है। बाकी के किसान दूसरे ढंग से विचार करते थे। जैसा कि आनंद यादव बताते हैं कि उसके पिता का विचार था कि समय से पूर्व कोल्हू चालू कर देना ताकि अच्छा मूल्य मिल सके। तो बाकी के किसान दूसरे ढंग से सोचते थे। उनका सोचना था, उनका मानना था कि यदि ईख को और कुछ दिन खेत में खड़ी रहने दिया जाए तो गुड़ ज़्यादा निकलेगा, यानी उत्पादन ज़्यादा होगा। जो बात वहीं पे आएगी, देर तक खड़ी रहने वाली ईख के रस में पानी की मात्रा कम होती है और रस गाढ़ा हो जाता है, जिसके कारण ज़्यादा गुड़ निकलता है। लेकिन दादा की समझ से गुड़ ज़्यादा निकलने की अपेक्षा भाव ज़्यादा मिलना चाहिए। ये ऐसे विचार लेखक आनंद यादव के पिता के थे। इसलिए सारे गांव भर में हमारे खेत का कोल्हू ही सबसे पहले शुरू होता। सभी किसान अपने काम को शुरू नहीं करते, लेकिन हमारे खेतों में ये काम शुरू हो जाता। इसी कारण वह इस वर्ष भी शुरू हुआ और हम उससे जल्दी निपट भी गए और आगे के काम में लग गए। सभी जन धूप में लेटे हुए थे और माँ धूप में कंडे थाप रही थी। जैसा कि इस चित्र में दिखाया भी गया है, बालक आनंद यादव माँ की मदद करने के लिए पानी हाथ में लिए उसकी सहायता कर रहा है। मैं बाल्टी में पानी भर भर कर उसे दे रहा था। कुछ न कुछ बातचीत भी कर रहे थे। हम दोनों ही थे। इसलिए यह सोचकर कि माँ से बात करनी चाहिए अपनी पढ़ाई के विषय में, और मैंने अपने पढ़ने की बात छेड़ दी। आनंद यादव अपनी माँ के सामने ये बात शुरू करता है कि वो पढ़ना चाहता है, इसलिए वो उसके पिता से बात करें। माँ ने कहा कि अब तू ही बता, मैं क्या करूं, मैं क्या कर सकती हूं।
अपने आप को असमर्थ पाती है, क्योंकि आनंद यादव के पिता उसकी मां की बात को मानने वाले नहीं थे। वो कहने लगती है कि पढ़ने लिखने की बात की तो वह बरहेला सूअर की तरह गुर्राता है। बरहेला सूअर मतलब होता है गुस्सैल, भड़का हुआ। तुझे तो मालूम है ही। ये बात माँ आनंद यादव को कहती है। माँ के मन में जंगली सूअर बहुत गहराई में बैठा हुआ था, जो कि अक्सर उनकी फसल को आकर के खराब कर दिया करते थे। अब मड़ा, जो कि खेत के लिए मराठी में मड़ा शब्द काम में ली जाती है, कि सभी काम बीत गए, यानी खेती के सभी काम समाप्त हो जाने पर मेरे लिए अब कुछ करना तो रह नहीं गया है। इसलिए कहता हूँ कि तू दत्ताजी राव सरकार से मेरे पढ़ने के बारे में कहे। खेत के काम से हम लगभग निपट चुके हैं, इसलिए अब मेरे पास कोई काम भी नहीं है, तो क्यों ना मैं पढ़ने का काम शुरू कर लूं और इस विषय में तुम मेरे लिए दत्ताजी राव सरकार से पढ़ने के बारे में बात कर। आज ही रात को उनके यहाँ चलेंगे, मैं चलूँगा तेरे साथ। तो उन्हें सब कुछ समझा कर बता दे, तो वे दादा को ठीक तरह से समझा सकेंगे। इस प्रकार से आनंद यादव अपनी भावी योजना अपनी माँ को बताता है कि किस प्रकार से किसके समक्ष चर्चा करने से उनको वापस पुनः पढ़ाई का मौका मिल सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पढ़ाई के प्रति बालक आनंद यादव की उत्कंठा कितनी तीव्र है। तो माँ ने बच्चे का मन रखने के लिए कहा कि ठीक है चलेंगे। माँ ने हाँ तो की, लेकिन अंदर से माँ के स्वर में उदासी थी। यहाँ पर इस पंक्ति पर आप ध्यान देंगे कि माँ ने हाँ तो की, लेकिन अंदर से उसके स्वर में उदासी थी, क्योंकि उसकी माँ को पूरा यकीन था कि उसके पति पढ़ने की इस बात को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। मुझे भी मालूम था कि इतना करने पर भी कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन वह मेरा मन रखने के लिए जाने को तैयार हो गई। मेरी तड़फन वह समझती थी। बच्चे की तड़प को माँ से ज़्यादा कौन समझ सकता है। ये बात लेखक आनंद यादव यहाँ पर बताना चाहते हैं कि पढ़ने के प्रति मेरे मन में जो तड़प थी, जो लालसा थी, जो उत्कंठा थी, उसको मेरी माँ भली भांति समझती थी। 7वीं तक पढ़ाने की उसके मन में तैयारी थी। माँ ने बड़े सपने संजो रखे थे कि मैं अपने बेटे को कक्षा 7 तक की पढ़ाई पूरी करवाऊंगी, लेकिन दादा के आगे उसका बस नहीं चलता था। लेकिन आनंद यादव के पिता के विचारों के सम्मुख उनकी माँ की एक नहीं चलती थी। रात को मैं और माँ दत्ताजी राव देसाई के यहाँ गए। माँ ने दीवार के सहारे बैठकर दत्ताजी राव से सब कुछ कह दिया। वे भी इस बात से सहमत हो गए। माँ ने यह भी बताया कि दादा सारे दिन बाजार में रखमाबाई के पास गुजार देता है, गाने बजाने का काम करने वाली एक औरत, खेती के काम में हाथ नहीं लगाता है। माँ ने देसाई जी को यह विश्वास दिलाया कि दादा को सारे गांव भर आज़ादी के साथ घूमने को मिलता रहे। इसके लिए उन्होंने मेरा पढ़ना बंद कर मुझे खेती में जोत दिया है। बालक आनंद यादव भी सब कुछ बता देता है कि यदि वो खेती में नहीं लगेगा, पढ़ाई करेगा, तो उसके पिता को आज़ादी नहीं मिलेगी। इसलिए उन्होंने मेरी पढ़ाई छुड़ाकर मुझे खेत के काम में लगा दिया है। जोत दिया मतलब लगा दिया। यह सुनते ही देसाई दादा चिढ़ गए और बोले, आने दे, अब मैं उसे सुनाता हूँ कि नहीं, अच्छी तरह से देख कि आज वो आएगा मेरे पास तो मैं उसकी खबर लेता हूँ। उठते उठते मैंने भी दत्ताजी राव से कहा कि अब जनवरी का महीना है, परीक्षा नज़दीक आ गई हैं। मैं यदि अब भी
कक्षा में जाकर बैठ गया और पढ़ाई की दोहराई कर ली, पढ़ाई का दोहरान कर लिया, तो 2 महीने में 5वीं की सारी तैयारी हो जाएगी। तो यहाँ पर हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पढ़ाई के प्रति उसका उत्साह देख करके कहा जा सकता है कि बालक आनंद यादव पढ़ने के प्रति कितना लालायित है। उसको विश्वास है कि इतने कम समय में भी वो अच्छे अंकों से पास हो सकता है। पढ़ने के लिए उनको किस प्रकार से संघर्षों का सामना करना पड़ रहा है, ये शुरू से आप कहानी के दौरान देख रहे हैं कि यदि मैं दोहरान कर लिया तो 2 महीने में 5वीं की सारी तैयारी हो जाएगी और मैं परीक्षा में पास हो जाऊंगा। इस तरह मेरा साल बच जाएगा। अब खेती में ऐसा कुछ काम भी नहीं है, मेरा पहले ही 1 वर्ष बेकार चला गया है। इस खेती के चक्कर में 1 वर्ष पढ़ाई का आनंद यादव का पहले ही बेकार हो चुका है। ये बात भी वो देसाई दादा के सम्मुख बता देते हैं। तो देसाई दादा कहते हैं ठीक है, अब तुम दोनों अपने घर जाओ, जब वह आ जाए तो मेरे पास भेज देना, और उसके पीछे से घड़ी भर बाद 2 घंटे या 2.5 घंटे बाद तू भी वहां पर आ जाना रे छोरा। और आनंद यादव जी कह करके उठ खड़ा होता है और उसके साथ उसकी माँ भी उठ खड़ी होती है। उठते उठते हमने यह भी कहा कि हमने यहाँ आकर ये सब बातें कही है, यह मत बता देना। कहीं आप बातों बातों में उन्हें ये मत कह देना कि ये सारी बातें हमने उनको बताई है। माँ अकेली साग भाजी देने आई थी, यह बता देंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि जब उनको पता चलेगा कि वहाँ से बुलावा आया है तो पूछ सकते हैं कि आपको कैसे पता चला। तो आप ये कह सकते हैं कि वो सब्जी देने के लिए यहाँ आई थी, तब मैंने ही उनको कहा था। ठीक है, मुझे जो करना है मैं करूँगा। देख, उसके सामने ही तुझसे कुछ पूछूंगा तो निडर होकर साफ साफ उत्तर देना, डरना बिल्कुल भी नहीं। तो बालक आनंद यादव कहता है कि नहीं जी, डरूंगा नहीं। मैं माँ के साथ लौट आया। घंटा भर बीते, दादा घर पर आया। 1 घंटे भर बाद, लगभग 1 घंटे का समय बीत चुका था, तब उसके पिता घर आते हैं। मैं घर में ही था। आते ही माँ ने दादा से कहा कि साग भाजी देने देसाई सरकार के यहाँ गई थी, तो उन्होंने कहा कि बहुत दिनों से तेरा मालिक दिखाई नहीं दिया है, अर्थात बहुत दिनों से रतनप्पा, जो कि आनंद यादव के पिता का नाम है रतन, वो दिखाई नहीं दिया है। तो उन्होंने कहा कि खेत से आ जाने पर ज़रा इधर भेज देना। तो वो पूछते हैं कुछ काम वाम था। दादा ने अधीरता से पूछा, धैर्य खो करके, कि आज ऐसा क्या काम हो सकता है कि देसाई दादा ने उन्हें याद किया। तो आनंद यादव की माँ कहती है कि मुझे तो कुछ बताया नहीं उन्होंने, ऐसी कोई बात मेरे सामने तो उन्होंने नहीं की। तो वो कहते हैं कि ठीक है, मैं हो आता हूँ अभी, तब तक तू रोटियां सेक ले। गणपा आए तो उसे खेत पर भेज देना पहले ही। दादा तुरंत उठ खड़ा हुआ। देसाई के बाड़े का बुलावा दादा के लिए सम्मान की बात थी कि देसाई दादा के यहाँ से निमंत्रण आए, बुलावा आए। इस बात को वो बड़ा सम्मान सूचक मानता था। आधा घंटा बीतने पर माँ ने मुझसे कहा कि अब तू जा, कहना जीम ने बुलाया है, तुम्हें भोजन के लिए बुलाया है। तो आनंद यादव कहता है अच्छा। मैं पहुंचा तो सरकार मेरी राह देख रहे थे। दत्ताजी राव देसाई सरकार इंतजार कर रहे थे कि कब आनंदा वहां पर आए और अपना पक्ष रखे। तो देसाई दादा बोलते हैं क्यों आए रे छोरे। तो बोलता है आनंद यादव कि दादा को बुलाने आया हूं, अभी खाना नहीं खाया है। तो देसाई दादा बोलते हैं कि बैठ बैठ थोड़ी देर, अभी तो आया है वह मेरे पास। और मैं जी कह करके वहीं पे बैठ गया। धीरे धीरे दत्ताजी राव पूछने लगे कौन सी में पढ़ता है रे तू। तो मैंने जवाब दिया कि जी 5वीं में था, किंतु अब नहीं जाता हूँ।
उन्होंने पूछा, क्यों, क्या है इसका कारण, क्यों नहीं जाता है रे? तो साफ शब्दों में कह दिया कि दादा ने मना कर दिया है, खेतों में पानी लगाने वाला कोई नहीं है, इसलिए मेरी पढ़ाई बीच में ही रुक गई है। तो देसाई दादा उसके पिता को संबोधित करते हुए कहते हैं, क्यों रे रत्नप्पा? तो बोलते सम्मुखातिब होकर कि हाँ जी, फिर तू क्या करता है? सरकार ने दादा से जिरह करना शुरू किया। जिरह का अर्थ होता है बहस करना। तो सारा इतिहास बाहर निकल आया। जैसे ही उन्होंने आनंद यादव के पिता से बहस शुरू की, सारा वृतांत, सारे रहस्य एक एक कर उसके सामने निकलते गए, खुलते गए। सरकार ने दादा पर खूब गुस्सा किया। उन्होंने दादा की खूब हजामत बनाई। देसाई के मड़ा यानी खेत को छोड़ देने के बाद दादा का ध्यान किसी काम की तरफ ही नहीं रहा। मन लगाकर वह खेत में श्रम नहीं करता, फसल में लागत नहीं लगाता, लुगाई और बच्चों को काम में जोतकर किस तरह खुद गांव भर में खुले सांड की तरह घूमता है और अब अपनी मस्ती के लिए किस तरह छोरा के जीवन की बलि चढ़ा रहा है, यह सब उन्होंने सुनाया। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि देसाई दादा आनंद यादव के पिता को अपने हिसाब से डांटते हैं, खरी खोटी सुनाते हैं कि किस प्रकार से वो इनके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा है, खुद को सुख पहुंचाने के लिए वो किस प्रकार से इनकी बलि चढ़ा रहा है। इस प्रकार खरी खोटी सुनाने के बाद दादा के हर एक तर्क को दत्ताजी राव ने काट दिया। जैसे ही आनंद यादव के पिता उन्हें कोई तर्क देते तो दत्ताजी राव काट देते और मुझसे कहा कि सवेरे से तू पाठशाला जाता रहे, कुछ भी हो पूरी फीस भर दे उस मास्टर की और मन लगाकर पढ़ाई कर और किसी भी तरह तेरा साल नहीं मारा जाए। इस बात का ध्यान रखना कि जितना समय बचा है वो पूरी तरह से तू पढ़ाई के प्रति समर्पित रहेगा और तेरे साल बच जाए, अर्थात तू पास हो जाए। इसका ध्यान रख। यदि इसने तुझे पढ़ने नहीं भेजा तो सीधा चला आ इधर, सुबह शाम जो हो सके वह काम कर यहाँ पर और पाठशाला जाते रहना, मैं पढ़ाऊँगा तुझे। इसके पास जरा ज़्यादा बच्चे हो गए हैं, इसलिए तुम्हारे साथ कुत्तों की तरह बर्ताव करता है। बुरी तरह से उसको डांटते हैं, फटकारते हैं, लताड़ते हैं कि जिसके पास बच्चे ज़्यादा हों तो वो शायद ऐसा व्यवहार कर सकता है। मैंने कहा, मैंने कब मना किया है जी? रत्नप्पा कहने लगा, इसको जरा गलत सलत आदत पड़ गई थी, इसलिए पाठशाला से निकाल कर जरा नज़रों के सामने रख लिया है। वो अपनी बात को बनाना चाहते हैं और दत्ताजी राव के समक्ष अपना ये तर्क रखते हैं। तो दत्ताजी राव पूछ लेते हैं, कैसी आदतें हैं, जरा स्पष्ट करेंगे आप? तो जवाब देते हैं कि चाहे जैसी, यहाँ वहाँ कुछ भी करता है, कंडे बेचता है, कभी चारा बेचता है, सिनेमा देखता है, कभी कभी खेलने जाता है, खेती और घर के काम में इसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। दादा ने मेरे ऊपर अचानक हल्ला बोल दिया। हल्ला बोलना मुहावरा है जिसका अर्थ होता है आक्रमण कर देना। दत्ताजी राव ने पूछा, क्यों रे छोकरे? तो आनंद यादव कहता है कि नहीं जी, कभी एक बार मेले में पट्टा पर पैसे लगा दिए थे। पट्टा जो एक चरखी होती है, जुआ। दादा तो कभी भी सिनेमा के लिए पैसे देते नहीं थे, इसलिए खेत पर गोबर बीन बीन करके माँ से कंडे थपवा लिए थे और उन्हें बेचकर ही कपड़े भी बनवाए थे। उसी समय एक बार सिनेमा भी गया था। मैंने झूठ और सच मिलाकर के ठोक दिया, क्योंकि उस समय आनंद यादव को यही उचित लग रहा था कि अब अच्छा मौका है दत्ताजी राव सरकार के समक्ष अपनी बात को रखने का। अब यह सब बंद कर और सिर्फ पढ़ाई में मन लगा। नापास नहीं हुआ है कभी,
यहाँ पर कहने का भाव है कि दत्ताजी राव उससे पूछते हैं कि अभी तक तू कभी फेल तो नहीं हुआ है। तो आनंद यादव का जवाब था कि नहीं जी, पाठशाला जाना ही बंद कर दिया, इसलिए परीक्षा में नहीं बैठा हूँ। 1 साल मर गया है, नहीं तो मैं फेल कभी भी नहीं हुआ हूँ। अच्छा, अब तू घर जा और सवेरे से पाठशाला जाने लग। तो बोलते हैं कि जी। उठ खड़ा हुआ। बाहर निकलते निकलते मैंने सुना, अरे बच्चे की जात है, एक आध वक्त सिनेमा चला गया तो क्या हुआ। दत्ताजी राव उसके पिता को समझा रहे थे कि छोटा बच्चा है, यदि एक आध बार वो सिनेमा देखने चला भी गया तो इसमें कौन सा अपराध हो गया है, कौन सी बुराई हो गई है। बच्चा है, उसका मन हुआ होगा तो देख लिया, एक आध बार खेलने में लग गया हो तो क्या हुआ। इस बात पर उसका पढ़ना लिखना बंद कर देना क्या उचित है। अर्थात बच्चों की इन हरकतों पर, छोटी छोटी इन शरारतों पर क्या उनका पढ़ाई लिखाई से संबंध तोड़ देना अच्छा है। इस प्रकार से दत्ताजी राव देसाई उसको समझाने का प्रयास करते हैं। और रत्नप्पा कहते हैं कि जी, आप कहते हैं तो भेज देता हूँ कल से, देखते हैं एक आध वर्ष में कुछ सुधार हो जाए तो। दादा ने मन मारकर कहा। मन मारकर कहना यहाँ पर फिर मुहावरा है। मन मारकर कहने का मतलब होता है कि मन में इच्छा तो नहीं थी, लेकिन मन की इच्छा का, अभिलाषा का दमन करते हुए उन्होंने ऐसा कहा कि ठीक है। इस समय उसका कोई बस नहीं चल रहा था। वो नहीं चाहते थे कि आनंद यादव पढ़े, लेकिन दत्ताजी राव सरकार के समक्ष मना कर नहीं पाए और उनको मजबूरन ये बात माननी पड़ी। खाना खाते खाते दादा ने मुझसे वचन ले लिया कि पाठशाला 11 बजे शुरू होती है, दिन निकलते ही खेत पर हाजिर होना चाहिए। कि पाठशाला आपकी स्कूल तो 11 बजे से लगती है, तो सुबह उठते ही सीधे खेत पर जाएगा, 11 बजे तक खेतों में पानी लगाएगा और खेत पर से फिर सीधा पाठशाला पहुंचेगा। सवेरे आते समय ही पढ़ने का बस्ता घर से अपने साथ लाएगा और छुट्टी होते ही घर में बस्ता रख करके सीधे खेत पर आकर घंटा भर ढोर चराएगा। ढोर मतलब पशु, भैंस वगैरह। और कभी खेतों में ज़्यादा काम हुआ तो पाठशाला में गैर हाजिरी लगाना समझे मंजूर है का। इस प्रकार से उन्होंने एक तरह से बॉन्ड भरवा लिया, उसके समक्ष अपनी शर्तें रख देते हैं और बालक आनंद यादव उन सभी शर्तों को बिना सोचे समझे स्वीकार कर रहे थे कि हाँ, मुझे सब कुछ मंजूर है। क्योंकि बालक आनंद यादव को तो सिर्फ एक ही चीज़ दिख रही थी, स्कूल जाना। हाँ, खेत में काम करना होगा तो गैर हाजिर रहना ही है। मैं ऐसे बोल रहा था मानो मुझे सारी बातें मंजूर हैं। मन आनंद से उमड़ रहा था, मन में इतनी ज़्यादा खुशी भर गई थी कि दोबारा पुनः उसको स्कूल जाने का मौका मिल रहा है। हाँ, इतना मंजूर तो हो तो जाना, नहीं तो यह पढ़ना लिखना किस काम का। मैं सवेरे शाम खेतों पर आता रहूँगा ना। और आनंद यादव इस प्रकार से जवाब देते हैं कि घबराइए न, मैं आता रहूँगा, खेतों का काम भी देखूँगा और स्कूल में पढ़ाई भी करूँगा। हाँ, यदि नहीं आया किसी दिन तो देख, गांव में जहाँ मिलेगा वहीं कुचलता हूँ कि नहीं तुझे। साथ में ये धमकी भी मार देते हैं कि किसी दिन यदि खेत में नहीं आया और गांव में कहीं खेलता हुआ या मस्ती करते हुए मुझे मिल गया तो वहीं पे तेरी पिटाई करूँगा। फिर अपना क्रोध प्रकट करते हुए कहते हैं कि तेरे ऊपर पड़ने का भूत सवार हुआ है। मुझे मालूम है बालिस्टर नहीं होने वाला है तू, कि पढ़ लिख करके तू कोई बहुत बड़ा वकील नहीं बनने वाला है। दादा बार बार कुरकुर कर रहा था। कुरकुर करना मतलब गुस्सा करना। यहाँ पर फिर मुहावरा है, तो शैली यहाँ पर आप ले सकते हैं। मुहावरों का प्रयोग काफ़ी हद तक लेखक ने यहाँ पे किया है। दादा बार बार कुरकुर कर रहा था, बड़बड़ा रहा था, गुस्सा कर रहा था। मैं चुपचाप गर्दन नीची करके खाने लगा था। लेखक आनंद यादव सुनी अनसुनी करते हुए कि दादा क्या कह रहा है, उस बात पर वो ध्यान ही नहीं दे रहा है और चुपचाप खाना खाने में लगा था। रोते धोते पाठशाला फिर से शुरू हो गई। रोते धोते पाठशाला शुरू होने का मतलब है कि इस प्रकार से संघर्ष करने के बाद किसी प्रकार लेखक आनंद यादव की स्कूल
फिर से शुरू होती है। गर्मी, सर्दी, हवा, पानी, वर्षा, भूख, प्यास आदि का कुछ भी ख्याल न करते हुए खेती के काम की चक्की में 11 से 5 बजे तक पिसते रहने से छुटकारा मिल गया। उस चक्की की अपेक्षा मास्टर की छड़ी की मार लेखक आनंद यादव को अधिक अच्छी लगती थी। मैं उसे मजे से सहन कर लेता था। दोपहर भर की कड़क धूप का समय पाठशाला की छाया में व्यतीत हो रहा था, क्योंकि खेतों में दोपहर के समय धूप में काम करना होता था, तो अब स्कूल में छाया में ये समय बीत रहा था। गर्मी के 2 महीने आनंद में बीत गए, किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं हुआ। और लेखक आनंद यादव बताते हैं कि फिर से वो 5वीं कक्षा में जाकर बैठने लग गए। फिर से नाम लिखवाने की जरूरत नहीं पड़ी थी। 5वीं नापास की टिप्पणी नाम के आगे लिखी हुई थी। पांचवी फेल की टिप्पणी लिखी हुई थी नाम के आगे, इसलिए दोबारा नाम नहीं लिखवाना पड़ा और वहीं से फिर से अपनी पढ़ाई शुरू कर देते हैं। वह 5वीं के ही हाजिरी रजिस्टर में लिखा रह गया था। पहले दिन कक्षा में गया तो गली के 2 लड़कों को छोड़कर कोई भी पहचान का नहीं था, क्योंकि बालक आनंद यादव का पढ़ाई से 1 साल बीच में बिछोह हो गया था, छूट चुकी थी, तो उसके साथ के सभी बच्चे आगे की कक्षाओं में चले गए थे, इसलिए जान पहचान का कोई भी लड़का उसे नहीं मिला। मेरे साथ के सभी लड़के आगे चले गए थे मतलब आगे की कक्षाओं में चले गए थे। मेरी अपेक्षा कम उम्र के और मैं जिन्हें कम अकल का समझता था, उन्हीं के साथ अब बैठना पड़ेगा, यह बात कक्षा में पहुंचने पर मुझे समझ में आई। लेखक आनंद यादव यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि पढ़ाई करने के उत्साह में मैं ये भूल ही गया था कि स्कूल जाने पर वहाँ के वातावरण के साथ सामंजस्य बिठाना कितना मुश्किल होगा। उन बच्चों के साथ मुझे बैठना पड़ सकता है जिनको मैं अपने से छोटा तथा बुद्धि में कम मानता था। किस प्रकार से ये समय बीतेगा, यह बात कक्षा में पहुंचने पर उसको समझ में आई, तो मन खट्टा हो गया, मन उनका उदास हो जाता है, क्योंकि पहले लेखक ने ये बात सोची नहीं थी। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि अगर लेखक ने ये बात पहले सोच ली होती तो शायद पढ़ाई के प्रति उनका ये उत्साह इतना नहीं होता। बाहरी अपरिचित जैसा एक बेंच के एक सिरे पर कोने में जा बैठा। वहां पर जाकर चुपचाप बैठ जाता है। मास्टर कौन है इसका पता नहीं, अब कौन सा मास्टर है, क्या पढ़ाता है इसका पता नहीं। पुरानी किताबों और पुरानी कॉपियों का उस कक्षा से कोई संबंध नहीं था जो लेखक आनंद यादव के पास संग्रहित थी। फिर भी लट्ठे के बने थैले में उन्हें ले आया। लट्ठा होता है एक मोटा कपड़ा जिसका बना हुआ एक थैला था, उसमें रखकर वो अपनी सारी किताब और कॉपियों को वहाँ ले आता है और इस प्रकार से उसको संजोए हुए था, इस प्रकार से सुरक्षित रखे हुए था जैसे बस अड्डे पर कोई लड़का अपनी पोटली संभाले किसी के इंतजार में बैठा हो। उसी तरह मैं अपनी पढ़ाई की पुरानी धरोहर संभाले बैठा था। पढ़ाई से संबंधित जो उनकी किताब कॉपियाँ थी, पुरानी धरोहर यहाँ पर उन्हीं को कहा गया है, पुरानी किताबों को। इस प्रकार से लेखक आनंद यादव संभाले हुए बैठा था। क्या नाम है मेहमान नया दिखाई देता है, क्योंकि कक्षा में जब गया उम्र में सबसे बड़ा लगा, तो बच्चों में ये जिज्ञासा होना स्वाभाविक था और उन्होंने आनंद यादव से ये प्रश्न कर लिया, नया दिखाई देता है या गलती से इस कक्षा में आ बैठे हो। कक्षा के सबसे ज़्यादा शरारती चौहान के लड़के ने सामने आकर खिल्ली उड़ाने के स्वर में ये बात पूछी। आनंद यादव का मजाक उड़ाते हुए ये बात पूछता है चौहान का लड़का।
मेरे ध्यान में आया कि मेरी पोशाक भी अजनबी जैसी है। बाल गुड़ी की लाल मिट्टी के रंग में मटमैली हुई धोती और गमछा पहन करके मैं अकेला ही था। तौलिया ओढ़ करके, सर पर तौलिया बांध करके और धोती बांध करके आनंद यादव स्कूल में गया। और ये पोशाक उसकी अकेले की थी, इसलिए बाकी के बच्चों ने उसका मजाक बनाना चाहा और किस प्रकार से उसके साथ शरारत करते हैं कि देखें देखें तुम्हारा गमछा, देखते हैं तुम्हारा ये तौलिया कैसा लगता है। कहते हुए उसने मेरा गमछा छीन लिया। गया अब मेरा गमछा। और आनंद यादव को ये लगा कि ये शरारती बच्चे हैं और इस प्रकार से यदि शरारत करेंगे तो अब ये मेरा तौलिया मुझे मिलने वाला नहीं है और कम से कम सुरक्षित तो नहीं। पूरी कक्षा में इसकी खींचातानी होगी और फट जाएगा। इस प्रकार का संदेह लेखक आनंद यादव अपने मन में करने लगा। मन में मैं यह सोचकर रुआं सा हो गया, रोने को हो आया कि अब ये फट जाएगा। लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। जैसा लेखक ने सोचा था ऐसा नहीं हुआ। उस लड़के ने उसे अपने सिर पर लपेट लिया और मास्टर की नकल करते हुए उसे उतार कर टेबल पर रखकर अपने सिर पर हाथ फेरते हुए हुश की आवाज़ की। इतने में मास्टर आ गए और वह गुंडा झट से अपनी जगह पर जा बैठा। वो गुंडा कौन? वो शरारती बालक। उसी को यहाँ पर गुंडा शब्द संबोधन दिया है आनंद यादव ने। मेरा गमछा टेबल पर ही रह गया। पहले ही दिन इस घटना ने मेरे दिल की धड़कन बढ़ा दी। भयभीत हो गया कि पहले रोज ही इस प्रकार का हादसा और छाती में धक धक होने लगी। रणनवरे मास्टर कक्षा में आए। टेबल पर मटमैला गमछा देखकर उन्होंने पूछा, किसका है रे? तो आनंद यादव ने कहा कि मेरा है मास्टर। तू कौन है? कि मैं जकाते। पिछले साल फेल होकर इसी कक्षा में बैठा हूं। तो मास्टर उसको बोलता है, ले जा पहले अपना ये गमछा। उसने छड़ी से मेरा गमछा उठाकर नीचे डाल दिया। मैं उसे उठाने गया तो कहा, यहाँ क्यों रखा है मूर्खों की तरह टेबल पर? तो मैंने नहीं रखा मास्टर, उस लड़के ने मेरे सिर से छीन लिया और यहाँ रख दिया। आनंद यादव उस लड़के की शिकायत कर देते हैं और मास्टर कहते हैं कि यह चौहान का बच्चा बिना बात के उठक पटक करता रहता है, शरारत करता रहता है। यह कहते हुए मास्टर उस लड़के की ओर बढ़ गए। मास्टर ने मेरे बारे में और भी पूछताछ की और वामन पंडित की कविता पढ़ाने लगे। बीच की छुट्टी में मेरी धोती की काछ उस लड़के ने 2 बार खींची। बीच की छुट्टी यानी इंटरवल में उस बच्चे ने धोती की काछ, जिसको बोलते हैं धोती की लांग, जिसको पीछे दबाया जाता है, उसको 2 बार खींचने की कोशिश की। लेकिन मैं फिर दीवार की तरफ पीट करके जा बैठा तो पूरी छुट्टी होने से पहले उठा ही नहीं। कि दोबारा लेखक ने उनको ऐसा मौका नहीं दिया। यदि वो उठता तो वो बच्चे फिर उसके साथ शरारत करते। खिलौने के लिए बनाए गए कौवों के बच्चों को खुले में रख देने पर जैसे कौवे चारों ओर से उस पर चोंच मारते हैं, वैसा ही मेरा हाल हो गया। सारी कक्षा के बच्चे मेरे साथ इसी प्रकार से व्यवहार कर रहे थे। मेरी ही पाठशाला मुझे चोंच मार मार कर घायल कर रही थी। लेखक ने कभी ये सोचा नहीं था कि पाठशाला पहुंचने पर उसके साथ इस प्रकार का व्यवहार भी हो सकता है। घर जाते समय सोच रहा था कि लड़के खिल्ली उड़ाते हैं, धोती खींचते हैं, गमछा खींचते हैं, तो इस तरह कैसे निभाव होगा। यदि यही हाल रहा तो कैसे यहाँ पर पढ़ाई होगी। तो वो मन में करते कि नहीं जाऊँगा ऐसी पाठशाला में।
इससे तो अपना खेत ही अच्छा है, जहाँ पर चुपचाप काम करते रहो, कोई शरारत करने वाला नहीं, कोई डांटने फटकारने वाला नहीं। गली के 2 ही लड़के हैं कक्षा में, वे भी मुझसे कमज़ोर हैं, वे मेरी क्या मदद करेंगे। मन उदास हो गया। चौथी से 5वीं तक की पाठशाला अपनी लगती थी, क्योंकि उस समय लेखक आनंद यादव के साथ के बच्चे थे। आनंद यादव पढ़ने में इंटेलिजेंट था, होशियार था, इसलिए पाठशाला के प्रति उनका उत्साह और उसकी रुचि बराबर बनी हुई थी। लेकिन अब एकदम पराई पराई जैसी लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि आनंद यादव के साथ पढ़ने वाले सभी बच्चे आगे की कक्षाओं में जा चुके हैं। उनकी जान पहचान के कोई लड़के नहीं हैं। 1-2 लड़के हैं जो पढ़ाई में आनंद यादव से कमज़ोर हैं, उनसे किसी प्रकार की मदद की उम्मीद नहीं की जा सकती है। फिर स्कूल के बच्चों का आनंद यादव के प्रति जो व्यवहार देखा, तो उस व्यवहार को देख करके आनंद यादव को ये पाठशाला पराई लगने लगती है कि वहाँ पर अब कोई नहीं है। सवेरे हो जाने पर मैं उमंग में था, फिर से पाठशाला चला गया। माँ के पीछे पड़कर एक नई टोपी और 2 नाड़ी वाली चड्डी मैल खाऊ रंग की 8 दिन में मंगवा ली। मैल खाऊ रंग की बहुत लंबे ज़्यादा दिन तक चलने वाली, जिसको जल्दी जल्दी नहीं धोना पड़े। चड्डी पहनकर पाठशाला गया, क्योंकि धोती पहनकर जाने से तो वहाँ के बच्चे मजाक बनाना शुरू कर देते हैं, धोती की कांच खींचना शुरू कर देते हैं। चड्डी पहन करके पाठशाला जाता और धोती पहन करके खेत में जाना शुरू किया। धीरे धीरे लड़कों से परिचय भी हुआ, उनसे जानकारी बढ़ी। तो मंत्री नामक मास्टर कक्षा अध्यापक के रूप में बीच में आए। वे प्राय छड़ी का उपयोग नहीं करते थे। हाथ से गर्दन पकड़कर पीठ पर घूंसा लगाते थे। पीठ पर एक जोर का बैठते ही लड़का फूंक भरने लगता था। इतना ज़बरदस्त घूंसा वो मारते थे कि जैसे ही वो पड़ता, लड़के की आह निकल जाती। लड़कों के मन में उसकी दहशत बैठी हुई थी। इसके कारण उधम करने वालों से यहाँ पर मतलब है शरारती लड़के। उधम करने वाले लड़कों को भी प्राय मौका नहीं मिलता था। पढ़ने वाले लड़कों को शाबाशी मिलने लगी। मंत्री मास्टर गणित पढ़ाते थे, एक आध सवाल गलत हो जाता तो उसे वे अपने पास बुलाकर समझा देते थे। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि मंत्री मास्टर, जो कि गणित विषय के अध्यापक थे, बड़े सहज भाव से विषय पढ़ाते, समझाते। एक आध लड़के की कोई मूर्खता दिखाई दी तो उसे वहीं ठोक देते, इसलिए सभी का पसीना छूटने लगता। सभी लड़के घर से पढ़ाई करके आने लगे, क्योंकि भय लगा था स्कूल जाएंगे तो वहाँ पर फिर से मार खानी पड़ेगी। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि एक वसंत पाटिल नाम का एक लड़का, वसंत पाटिल, जो कि कक्षा का सबसे होशियार लड़का था, दुबला पतला शरीर, किंतु पढ़ने में बहुत ही होशियार। उसके सवाल हमेशा ही सही निकलते थे। स्वभाव से शांत, हमेशा पढ़ने में लगा रहता। घर से पूरी तैयारी करके आता होगा। दूसरों के सवालों की जांच भी वो अक्सर किया करता था। मास्टर ने उसे कक्षा का मॉनिटर बना दिया था। हमेशा पहली बेंच पर बैठता, बिल्कुल मास्टर के पास। कक्षा में उसका बहुत सम्मान था। कक्षा में सम्मान होने का प्रमुख कारण था कि वसंत पाटिल पढ़ने में होशियार था और मास्टर का चहेता था, इसलिए सभी बच्चे उसका सम्मान करते थे। मुझे यह लड़का मेरी अपेक्षा छोटा लगता था। मैं उससे पहले ही 5वीं में पहुंच गया था। गलती से पिछड़ गया हूं मैं। आनंद यादव को लग रहा था कि उम्र में ये छोटा है, लेकिन फिर भी मैं इससे सीनियर हूँ, इससे वरिष्ठ हूँ, क्योंकि मैं इससे पहले कक्षा 5 में पहुँच चुका था। गलती से मैं उससे पिछड़ गया हूँ,
इसलिए मास्टर को कक्षा की मॉनिटरी मेरे हाथ में सौंपनी चाहिए। अर्थात आनंद यादव को लगने लगा कि इसका प्रबल दावेदार तो मैं हूँ, कक्षा की मॉनिटरी तो मेरे हाथ में होनी चाहिए। दूसरी ओर यह भी लगता कि मुझे 2 महीने में 5वीं की पूरी तैयारी करके अच्छी तरह पास होना है। कक्षा में दंगा करना और पढ़ाई की उपेक्षा करना मेरे लिए अनुकूल नहीं है, मुनासिब नहीं है। हम तो इस कक्षा में ऊपरी हैं, यह भूलना नहीं चाहिए। इन सब बातों के कारण मेरा सारा ध्यान पढ़ाई की ओर ही रहा और वसंत पाटिल की तरह ही पढ़ाई का काम करने लगा। मैंने अपनी किताबों पर अखबारी कागज़ के कवर चढ़ा दिए, किताबों की अच्छी तरह से मरम्मत कर ली थी, अपना बस्ता व्यवस्थित रखने लगा, हमेशा कुछ न कुछ पढ़ने बैठता। उसने यदि कक्षा में कोई शाबाशी का काम किया तो मैं भी दूसरे दिन वैसा ही कुछ करने लगा। उसके मन में एक अजीब सा उत्साह होता है और वसंत पाटिल को देख करके आनंद यादव के मन में भी ऐसा ही विचार आता कि जिस प्रकार से कक्षा में उसको शाबाशी मिली तो वो भी वैसा ही करने लगे कि मैं भी कक्षा में कुछ ऐसा करूं ताकि सारी कक्षा के समक्ष मुझे भी शाबाशी मिले। मन की एकाग्रता के कारण गणित झटपट समझ में आने लगा और सवाल सही होने लगे। इस प्रकार से पढ़ाई के प्रति उनका मन बनने लगा। कभी कभी वसंत पाटिल के साथ साथ एक तरफ से वह तो दूसरी तरफ मैं लड़कों के सवाल जांचने लगते। इसके कारण मेरी और वसंत की दोस्ती जम गई। दोनों होशियार थे, दोनों में दोस्ती हो गई। एक दूसरे की सहायता से कक्षा में हम अनेक काम करने लगे और पढ़ाई के प्रति इस प्रकार का भाव समर्पण देख करके मास्टर मुझे आनंदा कह करके बुलाने लगे। मास्टर प्रेम से बुलाने लगे। मुझे पहली बार किसी ने आनंदा कह करके पुकारा। माँ भी कभी आनंदा कहती परंतु बहुत कम, और मास्टरों के इस अपनेपन के व्यवहार के कारण और वसंत की दोस्ती के कारण पाठशाला में मेरा विश्वास बढ़ने लगा। जहां लेखक का विश्वास डगमगाने लगा था कि इस पाठशाला में अब निबाह नहीं हो सकता है, वहीं मास्टरों के अपनेपन के व्यवहार और वसंत पाटिल से दोस्ती करने के कारण फिर से उनका विश्वास बढ़ने लगा और पढ़ाई के प्रति वही रुचि, वही उमंग फिर से उसमें जगी। सोंदलगेकर मास्टर मराठी पढ़ाते थे और पढ़ाते समय वे स्वयं रम जाते थे। विशेषतः वे कविता बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाते थे। सुरीला गला था उनका, छंद की बढ़िया चाल गति और उसके साथ ही उसमें वही रसिकता थी। पुरानी नई मराठी कविताओं के साथ साथ उन्हें अंग्रेजी की अनेक कविताएं कंठस्थ थी, याद थी। अनेक छंदों की लय, गति, ताल उन्हें अच्छी तरह से आते थे। पहले वे एक आध कविता गाकर सुनाते, फिर बैठे बैठे अभिनय के साथ कविता का भाव ग्रहण करवाते। ये उनके पढ़ाने का अंदाज था जो बहुत ही रोचक था। और आनंद यादव सोंदलगेकर मास्टर की इस प्रकार पढ़ाने से बहुत प्रभावित हुए। तो यहाँ पर यह भी कह सकते हैं कि लेखन के प्रति रुचि बढ़ाने में मास्टर सोंदलगेकर का बहुत बड़ा हाथ था। उसी भाव की किसी अन्य कवि की कविता भी सुनाकर दिखाते। यदि बात समझ नहीं आए तो उसी भाव से पूरित कविता दूसरे कवि की वो गाकर सुनाते, दिखाते। बीच में कवि यशवंत बोरकर, भारत तांबे, गिरीश, केशव कुमार आदि, ये सभी जो मराठी कवि हैं आदि के साथ अपनी मुलाकात के संस्मरण सुनाते कि किस प्रकार से उनका संपर्क इन साहित्यकारों से हुआ। वे स्वयं भी कविता करते थे, याद आ गई तो वे अपनी भी एक आध सुना दिया करते थे। यह सब सुनते हुए, अनुभव करते हुए मुझे अपना भान ही नहीं रहता, ध्यान ही नहीं रहता, कब भूल जाता अपने आप को। मैं अपनी आँखों और कानों में
प्राणों की सारी शक्ति लगाकर दम रोककर मास्टर के हाव भाव, ध्वनि, गति, चाल और रस को पीता रहता। सुबह शाम खेत पर पानी लगाते हुए या ढोर चराते हुए अकेले में खुले गले से सारी कविताएं मास्टर के ही हाव भाव और यति गति के साथ गाता रहता। यति गति का उतार चढ़ाव, आरोह अवरोह का मतलब उतार चढ़ाव, यति का मतलब ठहराव और गति का मतलब लय। आरोह अवरोह का उतार चढ़ाव, स्वरों को कहाँ ऊपर लेना है, कहाँ नीचे लेना है। उन कविताओं के अर्थों से खेलता हुआ मैं आगे पीछे आ जाता था। मास्टर जिस प्रकार बैठे बैठे ही अभिनय करते थे, मैं पानी लगाते लगाते वैसा अभिनय करता था। क्यारियां कब पानी से भर गई इसका मुझे पता ही नहीं रहता, क्योंकि पूरी तरह से मैं उन कविताओं के भाव में रम जाता। मास्टर की चाल पर दूसरी कविताएं भी पढ़ी जा सकती है, इसका पता भी मुझे उसी समय चला जब खेतों में पानी लगाते समय वो कविता पाठ करता। इन कविताओं के साथ खेलते खेलते मुझे दो बड़ी शक्तियां प्राप्त हुई। यहाँ पर इस पंक्ति पर ध्यान दें कि दो बड़ी शक्तियां मुझे प्राप्त हुई। पहले ढोर चुराते हुए, पानी लगाते हुए, दूसरे काम करते हुए अकेलापन बहुत खटकता था। तो यहाँ पर सबसे बड़ी शक्ति तो ये मिली कि जो समय पहले उन्हें अखरता था पानी लगाते हुए, पशु चराते हुए, अब उस काम में मन लगने लगा। किसी के साथ बोलते हुए, गपशप करते हुए, हंसी मजाक करते हुए काम करना अच्छा लगता था। हमेशा कोई ना कोई साथ होना चाहिए ऐसा लगता था। लेकिन अब अकेलेपन से कोई ऊब नहीं होती थी, बल्कि मैं अपने आप से ही खेलने लगा। उल्टा अब तो ऐसा लगने लगा कि जितना अकेला रहूं उतना ही अच्छा है। इस कारण कविता ऊंची आवाज में गाई जा सकेगी, किसी भी तरह का अभिनय किया जा सकेगा और कविता गाते गाते थुई थुई करके नाचा भी जा सकता था। अर्थात मन में संकोच का कोई स्थान शेष नहीं रह गया था। व्यक्ति अकेला रहेगा, खुलकर के वो अपने अभिनय को कर सकता है, खुलकर वो गा सकता है, क्योंकि उसे किसी प्रकार का भय नहीं होता है। और मैं सचमुच ही नाचने लगता था। मैंने अनेक कविताओं को अपनी खुद की चाल में गाना शुरू किया। अनंत काणेकर की कविता, जिसकी पहली पंक्ति इस प्रकार से है, यहाँ पर लेखक मराठी साहित्यकार अनंत काणेकर की एक पंक्ति यहाँ पर दे रहे हैं कि चांद रात पसरिते पाढ़री गाया धरणीवरी को मैंने मास्टर की चाल से अलग अपनी चाल में बिठाकर गाई, और यह चाल एक सिनेमा के गाने के आधार पर थी। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि आनंद यादव उस पर नए प्रयोग करना भी शुरू कर देते हैं। यह चाल एक सिनेमा घर के गाने पर आधारित थी और वह गाना केशव करनी जाति नामक छंद में था। उस कविता को मैं मास्टर की अपेक्षा ज़्यादा अभिनय के साथ गाता था। चेहरे पर कविता के भाव पैदा करने का प्रयत्न करता था। मास्टर को मेरा प्रयत्न इतना अच्छा लगा कि उन्होंने 6ठी 7वीं कक्षा के सभी लड़कों के सामने मुझसे बुलवाकर उस कविता को गवाया। पाठशाला के एक समारोह में भी उसे गवाया गया। इसके कारण मुझे लगा कि मेरे कुछ नए पंख निकल आए हैं। इससे लेखक आनंद यादव के उत्साह में और वृद्धि होती है। उनको लगने लगता है कि अब शायद मैं कविता कर सकता हूँ, और मैं कुछ हद तक बढ़िया कविता करने लगा हूँ। मास्टर स्वयं कविता करते थे। अनेक मराठी कवियों के काव्य संग्रह उनके घर में थे। वे उन कवियों के चरित्र, उनके संस्मरण अक्सर मुझे बताया करते। इसके कारण ये कवि लोग मुझे आदमी ही लगने लगे। तो यहाँ पर ये लेखक का ये कथन कि ये कवि लोग मुझे आदमी ही लगने लगे थे, आदमी ही लगने लगे का मतलब कि कवि कोई अलग जाति के या अलग दुनिया से नहीं होते हैं, वो भी हमारे जैसे सामान्य मनुष्य ही होते हैं। और शब्दों के साथ
खेल करके किस प्रकार से वो एक सुंदर कविता का निर्माण करते हैं। खुद सोंदलगेकर मास्टर कवि थे, इसलिए यह विश्वास और बढ़ गया कि कवि भी अपने जैसा ही एक हाडमास का, क्रोध और लोभ का मनुष्य ही होता है। मुझे भी लगा कि मैं भी कविता कर सकता हूँ। मास्टर के दरवाजे पर छाई हुई मालती की बेल पर मास्टर ने एक कविता लिखी थी। वह कविता और वह लता मैंने दोनों ही देखी थी। इसके कारण मुझे लगने लगा था कि अपने आसपास, अपने गांव में, अपने खेतों में कितने ही ऐसे दृश्य हैं जिन पर मैं कविता बना सकता हूँ। यह सब कुछ अनजाने में ही होता जा रहा था। भैंस चराते चराते मैं फसलों पर, जंगली फूलों पर तुकबंदी करने लगा। उन्हें जोर जोर से गुनगुनाता भी था और मास्टर को दिखाने भी लगा। कविता लिखने के लिए खीसा में, खीसा मतलब होता है जेब, कागज और पेंसिल रखने लगा। कभी वह न होते तो लकड़ी के छोटे टुकड़े से भैंस की पीठ पर ही रेखा खींच करके लिखता रहता था, या पत्थर की शिला पर कंकड़ से लिख देता। जब वह कंठस्थ हो जाती तो उसे पोंछ देता, मिटा देता। किसी रविवार के दिन एकाध कविता बन जाती तो सोमवार के दिन मास्टर को उस कविता को दिखाता। उस कविता में क्या कमियां रही, व्याकरण संबंधी क्या बारीकियां हैं, ये मास्टर उसको फिर बताते रहते। बहुत बार तो सवेरा होने तक का धीरज ही छूट जाता और मैं रात को ही मास्टर के घर जाकर कविता दिखाता। वे उसे देखते और शाबाशी देते और फिर कभी कभी तो कविता के शास्त्र पर एक पूरी महफिल हो जाती। बोलते बोलते मास्टर बताते कि कवि की भाषा कैसी होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आनंद यादव को कविता की बारीकियों का ज्ञान मास्टर सोंदलगेकर ने दिया, जिसके कारण उनकी साहित्य के प्रति रुचि बढ़ी। संस्कृत भाषा का उपयोग कविता के लिए किस तरह होता है, छंद की जाति को कैसे पहचानें, उसका लय क्रम कैसे देखें, अलंकारों में सूक्ष्म बातें कैसी होती हैं, अलंकारों का भी अपना एक शास्त्र होता है, और ये सभी बारीकियां मास्टर सोंदलगेकर आनंद यादव को बताते रहते। कवि को शुद्ध लेखन करना क्यों जरूरी होता है, शुद्ध लेखन के क्या नियम हैं, आदि अनेक विषयों पर वे सहज बातें बताते रहते। मुझे उनके प्रति अपनापा अनुभव होता, अपनेपन का अनुभव होने लगा। वे मुझे पुस्तक देते, अलग अलग प्रकार के कविता संग्रह देते। उन्होंने कई नई तरह की कविताएं सुनाई तो लगा मैं उस ढर्रे पर कविता बनाऊं। फिर तो सारे दिन उस दिशा में मेरी कोशिश चलती रहती। इन बातों से मैं सोंदलगेकर मास्टर के बहुत नज़दीक पहुंच गया था। अर्थात यहाँ पर लेखक ये बताना चाहता है कि इस प्रकार के व्यवहार के कारण मास्टर सोंदलगेकर के साथ आत्मीय संबंध बन चुके थे और जाने अनजाने मेरी मराठी भाषा सुधरने लगी। उसे लिखते समय मैं बहुत सचेत रहने लगा। छंद, लय आदि को सूक्ष्मता से देखने लगा। शब्दों का नशा चढ़ने लगा और ऐसा लगने लगा कि मन में कोई मधुर साज बज रहा है, मन में कोई मधुर बाजा बजता रहता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम इस पाठ के आधार पर कह सकते हैं कि किस प्रकार से आनंद यादव को संघर्षों का सामना करना पड़ा और अपनी पढ़ाई के प्रति उन्हें किस प्रकार से समस्याओं का सामना करना पड़ा। प्रश्नों की बात कर लिए
तो इस पर पाठ के कुछ प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, जूझ शीर्षक कहानी के औचित्य पर विचार करते हुए यह स्पष्ट करें कि क्या यह शीर्षक कथानायक की केंद्रीय चारित्रिक विशेषता को उजागर करता है। तो आनंद यादव के उपन्यास से संकलित अंश का जो शीर्षक जूझ अत्यंत रोचक और संक्षिप्त, कौतूहलवर्धक तथा संपूर्ण कथानक का सूचक है। तो ये इनकी किन विशेषताओं को उजागर करता है। तो इस पाठ के इस शीर्षक से कथानायक के जुझारू व्यक्तित्व, संघर्षशील चारित्रिक विशेषता पर प्रकाश डालता है। व्यक्तिगत स्तर पर पारिवारिक एवं सामाजिक स्तर पर विद्यालय के माहौल तथा शिक्षा प्राप्ति के स्तर पर संघर्ष करता है और किस प्रकार से वो समन्वय का भाव रखता है। और दूसरा प्रश्न यहाँ पर दिया भी गया है कि स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे पैदा हुआ। तो लेखक के मराठी विषय के शिक्षक सोंदलगेकर मास्टर कविता के अच्छे रसिक और मर्मज्ञ थे, जानकार थे। वे कक्षा में कविता का लय गति के साथ सहस्वर वाचन करते थे। उनके सहस्वर वाचन और चेहरे के हाव भाव आदि को देखकर लेखक को बहुत अच्छा लगा और लेखक उनके इस प्रभाव से प्रभावित हुआ और वह भी खेत में काम करते समय या पशु ढोर चराते समय मराठी शिक्षक के समान ही हाव भाव और अभिनय करने लगा। इसी प्रकार उनके मन में कविता रचने की इच्छा जागृत हुई। तब वह आसपास के परिवेश को देखकर, फूलों को देखकर, खेती को देखकर तुकबंदी करने लगा और मराठी शिक्षक को दिखाकर कविता रचने के नियमों के विषय में, छंद तथा अलंकार आदि के संबंध में ज्ञान प्राप्त करता रहा। विद्यालय में 6ठी 7वीं के छात्रों के सामने तथा एक समारोह में उनसे सहस्वर कविता पाठ भी करवाया गया। मराठी शिक्षक से अन्य कवियों के विषय में जानकारी प्राप्त करने से उनका यह आत्मविश्वास बढ़ता गया और उन्हें लगा कि कवि भी मनुष्य ही होते हैं, हाड़ मांस के बने होते हैं, और वह तुकबंदी करते करते अच्छी कविता रचने में समर्थ हो गया। तीसरा प्रश्न दे रखा है कि श्री सोंदलगेकर अध्यापन की उन विशेषताओं को रेखांकित करें जिन्होंने कविता के प्रति लेखक के मन में रुचि जगाई। तो आप इसमें कर सकते हैं कि वे कविता पढ़ाते समय एकदम रम जाते थे, बहुत अच्छे ढंग से वो कविता का लय, गति आदि के साथ सहस्वर वाचन करते थे। और दूसरा यदि बात करें तो वे कविता के रसिक थे, इस कारण सुरीले स्वर में भावमग्न होकर के वे कविता का वाचन करते थे। साथ ही ऐसा अभिनय एवं हाव भाव भी व्यक्त करते थे जिससे कविता का अर्थ ग्रहण करने में आसानी हो जाती थी। पुरानी नई मराठी कविताओं के साथ साथ अनेक अंग्रेजी कविताएं उन्हें कंठस्थ याद थी। अनेक छंदों की लय, गति उनको अच्छी तरह याद थी। वे पढ़ाते समय बीच बीच में मराठी के प्रसिद्ध कवियों जैसे कवि यशवंत मामा बोरकर, भारत आंबे, गिरीश, केशव कुमार आदि के साथ अपनी मुलाकात के संस्मरण छात्रों को सुनाया करते। वे स्वयं भी कविता रचते थे, कभी कभी छात्रों को अपनी कविता सुना भी दिया करते थे और वे छात्रों को सहस्वर वाचन के लिए प्रोत्साहित भी करते रहते थे। चौथे प्रश्न की यदि यहाँ पर बात करें
तो कविता के प्रति लगाव से पहले और इसके बाद अकेलेपन के प्रति लेखक की धारणा में क्या बदलाव आया? कविता के प्रति लगाव से पहले लेखक को ढोर चराते हुए, खेतों में पानी लगाते हुए या दूसरे काम करते हुए अकेलेपन का एहसास होता था। अकेलापन बहुत खटकता था, तब उसे कोई काम करना अच्छा नहीं लगता था। अब उसके साथ कोई बोलने वाला, गपशप करने वाला या हंसी मजाक करने वाला हो, ऐसा उसको लगता। लेकिन कविता के प्रति रुचि लगाव हो जाने के बाद अकेलेपन से ऊब नहीं होती। अब उसकी मानसिकता में बदलाव आ गया था। अब वह अकेले में रहना अच्छा मानने लगा था, ताकि वह ऊंची आवाज में कविता गा सके, कविता के भावों का अभिनय कर सके और गाते गाते नाच भी सके। इस प्रकार अब उसे अकेलेपन में पूर्ण स्वतंत्रता का अनुभव होने लगा था तथा कविता रचने के लिए तुकबंदी भी करने लगा था। पाठ से यदि हम एक प्रश्न की बात करें तो लेखक का पाठशाला में विश्वास कैसे बढ़ा, इस जूझ कहानी के आधार पर आप स्पष्ट कीजिए। तो पाठशाला के प्रति विश्वास बढ़ने का प्रमुख कारण क्या था, कैसे उनका विश्वास हुआ? तो दो घटनाओं से लेखक का पाठशाला में विश्वास बढ़ा। पाठ के दौरान हमने, कहानी के दौरान, उपन्यास के अंश के दौरान हमने दो घटनाएं देखी। पहली, कक्षा का मॉनिटर काफ़ी होशियार था, वसंत पाटिल नाम का जो छात्र था। लेखक ने उससे मित्रता की और उसकी सहायता से गणित के सवाल सही निकलने शुरू हुए। दूसरी घटना, मराठी शिक्षक कविताओं को लय, गति एवं हाव भाव के साथ पढ़ाते थे। इससे लेखक ने भी सस्वर कविता वाचन का प्रयास किया और उसे काफ़ी आनंद का लाभ हुआ। और इन्हीं सब कारणों से लेखक का पाठशाला के प्रति विश्वास बढ़ने लगा। यहाँ पर यदि प्रश्न की बात करें तो जूझ कहानी के लेखक आनंद यादव को यह किस प्रकार विश्वास हुआ कि वे भी कविताएं कर सकते हैं? प्रश्न पर यदि बात करें तो हम इसको कह सकते हैं कि मराठी शिक्षक ने दरवाजे पर छाई मालती लता पर कविता लिखी थी। लेखक ने वह बेल और कविता दोनों देखी थी और इससे उसे लगा कि अपने आसपास, अपने गांव और अपने खेतों में भी ऐसे कई दृश्य हैं जिन पर कविता लिखी जा सकती है। लेखक को पाठशाला के एक समारोह में कविता पाठ का मौका भी मिला और इन सब बातों से लेखक को कविता रचने का विश्वास होने लगा कि मैं भी कर सकता हूँ। एक प्रश्न यहाँ पर दिया कि माँ के मन में जंगली सुअर बहुत गहराई में बैठा हुआ था। इस जंगली सुअर किसके लिए आया है तथा क्यों कहा गया है? तो जंगली सुअर लेखक के पिता के लिए कहा गया है, क्योंकि वह बेटे की पढ़ाई की बात पर बहुत गुर्राता था, बात बात पर गुस्सा करता था और काफ़ी गुस्सैल स्वभाव का था। इसी कारण से लेखक की माँ ने उसे जंगली सुअर की उपाधि से नवाजा। वसंत पाटिल कौन था? लेखक ने उससे मित्रता क्यों की? तो यहाँ पर आप इसका जवाब देख सकते हैं। वसंत पाटिल लेखक की कक्षा का एक छात्र था जो शरीर से दुबला पतला था किंतु पढ़ने में बहुत ही होशियार था। वह शांत स्वभाव का एवं अध्ययनशील बालक था। लेखक ने पढ़ाई में सहायता पाने की दृष्टि से ही उससे मित्रता की थी। यहाँ पर लेखिक मंत्री नामक जो अध्यापक था उसकी क्या विशेषताएं थी? उसकी ये विशेषता थी कि वे गणित पढ़ाते थे और पढ़ाते समय एक आध सवाल गलत होने पर छात्र को अपने पास बुलाकर समझाते थे। लेकिन छात्र की मूर्खता पर कई बार वो पिटाई भी कर देते थे और
अनुशासन को मानने वाले अनुशासन प्रिय अध्यापक थे वो। लेखक आनंद यादव के छात्र जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? प्रश्न की यदि बात करें, लेखक आनंद यादव के छात्र जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है, तो लेखक के छात्र जीवन से यह प्रेरणा मिलती है कि निरंतर पढ़ने में रुचि रखने और लगन रखने से प्रतिभा का विकास होता है।